तो हे गाइस, हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल। ये दिस इज आदि मोरे। तो मैं बताने से पहले आप मुझे गेस करके बताइए मैं देश के कौन से कोने में हूँ। दार्जिलिंग? नहीं यार। थाईलैंड में? नहीं यार। तो अभी हम लोग कंबोडिया में? नहीं। तो अभी हम लोग जापान में? नहीं नहीं। तो अभी हम लोग भूटान में? आहा। चाइना? नहीं यार। नहीं पहचान पाए? मैं बताता हूँ, यह है भगवान बौद्ध की ज्ञान भूमि बौद्ध गया। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध की इस पवित्र भूमि पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। घाबरू नको, आम्ही तुला नॉमिनेट नाही करणार आहे हफ्त्यासाठी. सही कॅप्टन्सी. सोड दिला, सोड दिला. साइड में बैठ चुके हैं और पूरा का पूरा प्लेन खाली है. मेरे बहन को चैनल पे दिखना है इसलिए वो फुटेज ले रही है, रोके दिखा रही है. सही इकडे बघ. सही सही ते बघ. रडू नको. फुटेज पाहिजे. सही असू दे, घाबरू नको, आम्ही तुला नॉमिनेट नाही करणार आहे हफ्त्यासाठी. सही कॅप्टन्सी. मी 100 रुपये देणार सही तुला. त्यातले 50 रुपये ओव्हर ऍक्टिंगचे कापायला लागतील. एअरपोर्ट के लिए 8 डिपॉझिट 2 आहे ना, इथं आपलं उतरायला लागेल. इथंच ह्याच्या मागं मध्ये उभी का कधी तर उभी पुढं काय लागेल ना. अरे रडू नको. ए बाबा रडू नको ना. असं करते. तू रडलीस आम्हाला नाही बरं वाटतं. सोड दिला, सोड दिला. अरे सोड. पडायचं नाही. घे पैसे पकड. शर्ट ठेव. और अभी हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट, तो ब्लॉक में बने रहे. अरे रडू नको. सही. अरे सही रडते काय. पटा तिकडे पटा तिकडे. सर फोटो काढता का? इथं बघ. इकडे सही इथं बघ. रडू नको. अरे रडू नको. अरे रडू नको. चल अगं. हे पप्पी देतो. सही सही मला दे. बाय बाय. असं वाटलं तिथे वाटली नाही ना. मला काय नाही मला तीच भीती होती. मला काहीतरी होईल. मला असं वाटलं. तो फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं. ठंडी वाजता गायक की फ्लाइट में बैठने वाले. बस अभी हम लोग फ्लाइट में चढ़ने वाले. ये अपना फ्लाइट है, सुबह गया उतरने वाला.
फ्लाइट में बैठ चुके हैं और पूरा का पूरा प्लेन खाली है। हम लोग ऐसे ही किधर भी जाके रैंडमली बैठ चुके हैं। फाइनली हम लोग गया पहुँच गए एयरपोर्ट के बाहर है। अभी कैब बुक कर दे होटल की तरफ। हाँ भैया कहाँ पर तो 600 सबसे कम देगा आ जा आणि आपण चालू 1000 रुपये घ्यायला गाड़ी आ चुका है। हेलो भाई इधर ठंडी है कब तो भैया गर्मी है? ठंडी तो कम गई है भैया। कब भाई? हाँ ठंडी कम गई है। ये जो बुद्ध गया मंदिर है ना मेन, जी वो सुबह कितना बजे चालू होता है? सुबह 5 बजे चालू हो जाती है। 5 बजे। आज हमारा है डे 2 गया में। मैं आपको बाकी के पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगा हम कहाँ पर रह रहे हैं, कौन से होटल में है, या होटल का कितना टैरिफ है। 2 रूम ऑक्यूपाई किए थे यहाँ पर। ये होटल MK प्लाजा और ये नियर बाय एयरपोर्ट है 7 किलोमीटर की दूरी पर। आपको नीचे नंबर ये सब ऐड कर दूंगा मैं। कभी बुक करना तो कर दीजिए। MK प्लाजा नाम का होटल है, उसके बाजू में ये ऑटो स्टैंड है। यहाँ से आप ऑटो बुक कर सकते हो घूमने के लिए। महाबोधि टेम्पल, स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू, ये सब आप यहाँ से घूम सकते हो। और यहाँ से बसेस भी मिल जाएगी आपको। हम लोग को ऑटो मिल चुका है जहाँ पर वो 10 लोकेशंस घुमाएगा हम लोग को। 400 रुपीज़ चार्ज करेगा 4 जन के। तो यहाँ पर आपको बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यही है, ऑटो या तो बस या जो भी प्राइवेट कार मिलेगा। महाबोधि टेम्पल आ चुके हैं। यहाँ पर एक टेम्पल है और जो मेन टेम्पल है यहाँ पर है। तो ये फ्लावर्स मिलेगी आपको 50 रुपये में। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स है। यहाँ पर कुछ हैंड बैंड्स है, किचन्स है जो आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पर कैंडल्स भी है कुछ। यहाँ पर कुछ काउंटर्स है जहाँ पे हमें GoPro कैमरा ये सब लेके जाने के लिए पे करना होता है। यहाँ पर आप टोकन ले सकते हो। और यहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पर आप फ़ोन जमा कर सकते हो। उसके कुछ चार्जेस है 100 रुपीज़। तो आपको हैंडी कैमरा जो वीडियो रिकॉर्ड होगा उसका आपको 300 रुपीज़ पे करना होता है यहाँ पर। तो ये आपको एक रिसीप्ट मिलेगा। इसे अलग अलग चार्जेस कैमरे, हर एक कैमरे का अलग अलग चार्जेस है। कैमरा से बस फ़ोटो खींचना है उसका 100 रुपीज़ चार्जेस है। और वीडियो कैमरा का जो GoPro ये सब रहता है उसका 300 रुपीज़ है। तो यहाँ पर एंट्रेंस है महाबोधि टेम्पल का। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं महाबोधि टेम्पल। जो महाबोधि मंदिर का मैप प्रिंटेड है। हाँ। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध की इस पवित्र भूमि पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पवित्र भूमि बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो बोध गया का एक प्राचीन नाम भी हुआ। बुद्ध के काल में उरुवेला जंगल कहते थे इस जगह को, जो एक तरह का काफ़ी घना जंगल था। तो सामने आपको प्राचीन, अद्भुत, अविश्वसनीय, भव्य जो मंदिर जो दिखती है, ये वो आपका 2300 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। जिसके पीछे में वो पवित्र बोधि वृक्ष देखा जाता है, पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे ही राजकुमार सिद्धार्थ को बैठकर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो गौतम बुद्ध बने, तब से इस पवित्र भूमि को बोध गया कहा गया। लेकिन सम्राट अशोक के काल में भी ये मगध साम्राज्य भी कहलाया। जो यहाँ की मुख्य भाषा पाली भाषा हुई, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र हुआ, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है, जो इस वक्त बिहार की राजधानी भी है।
तो इस प्राचीन मंदिर को कहते हैं महाबोधि महाविहार। बहुत से लोग महाबोधि मंदिर मेन टेम्पल भी कहते हैं। तो महा का अर्थ हुआ महान, ग्रेट, और बोधि का अर्थ हुआ विजडम, जिसे ज्ञान कहा गया, और विहार मंदिर को कहते हैं, टेम्पल को। तो इस टेम्पल का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ढांचा जो बना हुआ देखते हैं बॉटम से लेकर टॉप तक, जो 180 फीट का, तो मीटर से ये 55 मीटर आता है। तो टेम्पल का सिर्फ ग्राउंड से 30 फीट पार्ट, बेस का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा हुआ 3rd सेंचुरी BC में। तो 2300 वर्ष पहले बनाया गया, यहाँ तक बना हुआ सिर्फ। तो बाकी का ऊपर का हिस्सा 700 सालों बाद बना, नीचे का बनने के बाद। जो टेम्पल का फर्स्ट फ्लोर है, जो 150 फीट पार्ट समुद्रगुप्त राजा ने गुप्ता काल में बनाया, जो 4th सेंचुरी AD का है। तो ऊपर का वो 1600 ईयर्स ओल्ड है। तो फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, बेस। और मंदिर के सबसे ऊपर जो उस तरह का गुम्बज कलश लगा हुआ देखते हैं, उस तरह वो कंप्लीट गोल्ड रखा गया है, पूरा गोल्ड है। हाँ, तो यहाँ 7 जुलाई 2013 को इस मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष के आसपास ही सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई। महीने बाद ही 12 नवंबर 2013 को थाईलैंड के एक राजा थे जिनका नाम हुआ भूमिपोल अदुल्यादेश, उनके द्वारा मंदिर के ऊपर उस तरह का वो गोल्ड दान में दिया गया, जो 289 kg का है, अप्रोक्स 300 kg का वो गोल्ड लगा हुआ। तो उसमें रिसेंटली थाईलैंड के लोगों ने 50 kg गोल्ड और जोड़ दिया, तो 339 kg हो गया, और बहुत सारे छोटे छोटे डायमंड भी अटैच कर दिए गए। तो उनका निधन हो गया, अब हमारे बीच नहीं रहे, दान देने के पश्चात 1 महीने बाद। तो ये मंदिर जो देखते हैं पूरा आपका 6 हेक्टर में आता है, इट मीन्स 15 एकड़, जो 800 मीटर के दायरे में है। तो चलते हुए देखते हुए 1 किलोमीटर पड़ता है, जो कि इस प्लेस को यूनेस्को द्वारा भी विश्व धरोहर स्थल कहा गया, जो ऐसा 27 जून 2002 को हुआ। तो सन 1205 AD में तुर्की के एक शासक थे जिसने इस मंदिर के ऊपर हमला किया, आक्रमण। उससे पहले भी नालंदा विश्वविद्यालय में 12वीं शताब्दी में उसी ने आग लगाई। तो कहा जाता है मंदिर विशाल और मजबूत होने के कारण टेम्पल का सिर्फ बेस ही ऊपर से खंडित हो पाया। अच्छा। और ऊपर से थोड़ा बहुत तोड़ा गया, तो आसपास की सारी चीज़ों को खंडित कर दी गई। बाद में लोगों ने इस मंदिर की सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया टेम्पल को। तो टेम्पल का सिर्फ जो बेस था 600 ईयर, 600 सालों तक ये मंदिर मिट्टी में दबा रहा। तो ये पहले से 20 to 30 फीट डाउन है टेम्पल, जो ऊपर 2000 के आसपास डेवलप हुआ है। अच्छा। तो बाद में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम, जो उस वक्त यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने इस पूरे एरिया का एक्सकवेशन करवाया, उत्खनन, खुदाई, जो 1876 से लेकर 1818 तक हुआ, 4 साल, जिसमें गौतम बुद्ध की बहुत सारी खंडित प्रतिमाएं मिली। और कुछ इस प्रकार के मंदिर परिसर में छोटे बड़े आपको स्तूप देखने को मिलते, जिन्हें मनोनीत स्तूपा कहते हैं। तो स्तूपा का ये सिग्निफिकेंस रहता है, कहा जाता है अशोका काल से गुप्ता काल तक लोग खुद की मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी क्षमता अनुसार स्तूप का निर्माण करते थे, जो इस तरह के 485 स्तूप दर्शाए गए। लेकिन अब एक तरह का लोग कपड़ा बांधते हैं जिसे खादा कहा जाता है। तो यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के बाद भी गौतम बुद्ध ने 7 सप्ताह, एक सप्ताह करते हुए जो तपस्या की, 7 प्लेसेस का हिस्ट्री जो इस मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो 2013 में ये सब कुछ खुला था, इस तरह का बाउंड्री नहीं था। जो कुछ भी लोकल मार्केट यहाँ जगह में था अटैच, यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो गया। तो ये एंट्रेंस के लिए रखा गया, पहले आने जाने का रिसोर्सेस यहीं था। जब कभी लोग आते हैं उनको 2 टाइम्स स्कैनर मस्ट फेस करना होता है, आगे चल के एक और स्कैनर फेस कर। तो बाकी की जानकारी मैं आपको अंदर देने वाला हूँ। तो वहाँ पर वो जो देख रहे हैं ना, जहाँ से वो स्तूप दिखते हैं छोटे छोटे, वहाँ तक वो अशोका काल का है सर। बाकी का ऊपर का हिस्सा 700 सालों बाद बना पूरा। ओके। जो समुद्रगुप्त के द्वारा गुप्ता काल में 4th सेंचुरी AD में, हाँ, जो 1600 ईयर्स ओल्ड है। तो मंदिर के सबसे ऊपर उस तरह का वो गुम्बज कलश स्थापित वो गोल्ड दिखता है, 289 kg, अप्रोक्स 300 kg। तो मैंने जैसा कि आपको जानकारी दी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा 7 सप्ताह, एक सप्ताह करते हुए 7 वीक मेडिटेशन अटेंड किया गया। तो जिसमें से फर्स्ट वीक वो बिल्कुल मंदिर के पीछे वो पवित्र बोधि वृक्ष, समझ रहे हैं मेरी बात, और दूसरा सप्ताह वो टेम्पल जो देखते हैं सामने जो मंदिर दिखता है, जिसे तारा मंदिर कहते हैं। तो तारा देवी का तिब्बतियन लोगों में महत्व माना जाता है बोधिसत्व का। तो वो लोग बौद्ध धर्म का वज्रयान मानते हैं। तो उस मंदिर की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ब्रिटिश काल में की गई। तो मंदिर बंद रहता है, सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही खुलने का उसका दिन बनता है, तब तो बंद रहता है, दिन खुलता है। हाँ, तो उस पवित्र स्थान को एक और नाम से लोग जानते हैं, अनिमेष लोचन। तो अनिमेष का अर्थ हुआ अपलक, बिना पलक झपकाए किसी चीज़ को लंबे समय तक देखते रह जाना। लोचन का अर्थ हुआ आँख। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा जाता है गौतम बुद्ध दूसरा सप्ताह वहीं से खड़े होकर उस पवित्र बोधि वृक्ष को अपलक दृष्टि से, बिना अपने आई को ब्लिंक किए, विदाउट गेजिंग, जस्ट ब्लिंकिंग आई, 7 days 7 nights तक कंटिन्यूसली वॉच करते हैं, 7 दिनों तक।
किसी से एक सेकंड भी नहीं देखा जाता, क्योंकि उस तरह का उनके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा और सकारात्मकता उत्पन्न थी। उस पवित्र बोधि वृक्ष को उन्होंने देखते हुए अपना एक तरह का आदर, सम्मान और अभिवादन व्यक्त किया, जिसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। और उस वक्त ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने खुद को श्रेय ना देकर बल्कि सारा श्रेय उस पवित्र बोधि वृक्ष को दिया। तो इसीलिए आज भी वो पवित्र बोधि वृक्ष लोगों की नज़रों में उतना ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है, जो कि पूरे विश्व भर से लोग उस पवित्र बोधि वृक्ष को देखने और बैठने आते हैं। तो उससे पहले डुंगेश्वरी एक जगह है महाकाला के टॉप ऑफ द हिल, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने 6 ईयर्स मेडिटेशन की विदाउट नथिंग हैविंग एनी काइंड ऑफ फूड एंड वाटर। लेकिन वहाँ उनको किसी भी तरह के ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली इवेंचुअली। तो वहाँ से वो होते हुए सुजातागढ़ गए, जो बगल में एक सुजाता मंदिर है। किसी एक बट ब्रिज के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, तो उनकी अवस्था काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी, हड्डियाँ तक की दिख रही थी, दुबले पतले, एक तरह से मरने के कगार पे थे। लेकिन फिर भी वो तपस्या में लीन थे। तभी एक सुजाता नाम की कन्या के द्वारा उनको खीर खिलाया जाता था। तब जाके 35 वर्ष की आयु में उस पवित्र बोधि वृक्ष के पास ही पवित्र स्थान में उनको ज्ञान की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध के जीवन में दूसरा सप्ताह ज्ञान प्राप्ति के बाद इस तरह घटना घटी थी, जो वहाँ है उस सेकेंड वीक। समझे मेरी बातों को। और यहाँ देखिए सर, ये सामने जो स्तंभ बना हुआ दिखता है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा कहा जाता है यहाँ पर 5वां सप्ताह समय व्यतीत किया गया। तो ये इस पवित्र स्थान को कहा जाता है अज्यपाल निग्रोध। तो अज्य का अर्थ हुआ बकरी, पाल का अर्थ हुआ पालने वाला, जिसको उस वक्त चरवाहा या गडेरिया कहा जाता था। उस वक्त शूद्र जाति के लोग कहलाते थे। जो कि निग्रोध का अर्थ हुआ बट वृक्ष, banyan tree। तो एक तरह का बट वृक्ष बिल्कुल उसी पवित्र स्थान पर जहाँ आपको स्तंभ बना हुआ दिखता है, जो नेचुरल डिजास्टर के कारण ख़त्म हो गया। तो उस तरह का स्तंभ का निर्माण किया लोगों ने उस बट वृक्ष की याद में वहीं पे। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध 5वां सप्ताह शूद्र लोगों को जब उद्देश्य दे रहे थे, तो ब्राह्मण के लोगों ने ये सब करते हुए उनको देखा सही नहीं लगा, अचंभित किया उन्हें, क्योंकि गौतम बुद्ध ने उनके बिल्कुल विपरीत अपेक्षा रहित कार्य किया था। तो उस वक्त क्या देखा जाता था, ब्राह्मण और शूद्र में एक तरह का भेदभाव देखने को मिलता था, जो एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या, घृणा भावना रखते थे। तो ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध पर दोष लगाया और उनसे एक तरह का डिबेट किया, प्रश्न किया, तर्क कि आप एक क्षत्रिय और राजा होते हुए शूद्र लोगों को इस तरह से उद्देश्य देने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हमारे वो खिलाफ। तो उस वक्त क्या देखा जाता था, किसी के परछाई तक से भी नफरत करना, छुई चीज़ को भी छूना पसंद नहीं करता, इवन उनकी तरफ ताकना या देखना भी नहीं। इस तरह का इल्यूजन था, हार्ट ऑफ इल्यूजन। तो तभी उनके प्रश्न के उत्तर में गौतम बुद्ध ने उनसे ये कहा यहाँ पे कि कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वरन कर्म से ब्राह्मण होता। तो हर कोई तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, लेकिन ब्राह्मण का तात्पर्य महानता से है कि मनुष्य जन्म से महान ना होकर वरन कर्म के द्वारा महान होता। तो 5th वीक इस तरह का टीचिंग था गौतम बुद्ध के द्वारा। इस तरह से आपको अशोक स्तंभ है जो सामने बना हुआ दिखता है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कार्विंग और रेनोवेशन हुआ है, जो इस तरह से नया दिख रहा है। तो अशोका काल में अशोक स्तंभ 40 से 50 फीट 3 लाइन है सिंबल, जो कि खंडित हो गई बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ऊपर का टूटा हुआ भाग यहाँ से इंडियन म्यूजियम कलकत्ता चला गया, जो सामने का इस तरह दिखता है। तो सम्राट अशोक के द्वारा भारत में कुल 27 स्तंभ का निर्माण किया गया, जो इस वक्त इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है। वो आपको 4 लाइन हेड सिंबल सारनाथ बनारस में देखने को मिलता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया, फर्स्ट टीचिंग। ठीक है सर। अशोक स्तंभ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा 6ठा सप्ताह ध्यान में बिताया गया। तो इस पवित्र स्थान को मुचलिंद सरोवर कहते हैं। तो बुद्ध के काल में जैसा कि एक घना जंगल था, बिल्कुल वैसे ही गौतम बुद्ध ध्यान में कड़ी और कठोर तपस्या कर रहे थे। तो उससे पहले ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर भी एक तरह की इनकी परीक्षा के लिए यहाँ जोरों से आंधी तूफान और वर्षा हुई। हर तरह से हर संभव कोशिश हुई उनकी साधना को खंडित और भंग करने की, लेकिन वो सब विफल हो गए। तो कहा जाता है प्रकृतिगत विपदा से नागवंशीय नाग ने आकर उनकी रक्षा की, तभी उनकी साधना सफल हो पाई। तो उस नाग का नाम मुचलिन कहा गया। तो बर्मा के लोगों ने 1984 में सिंबॉलिक स्टैचू बना के स्थापित किया इस तरह लेक के बीच में, जो कि लेक का निर्माण अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया 1883 में, जो कि 15 से 20 फीट गहरा है, जिसमें बहुत सारे कैट फिश देखने को मिलता है। थाईलैंड के लोगों ने उस तरह का मशीन भी लगवाया उस तरफ, जो घूमता रहता है, जो पानी को फिल्टर करता है और एयर प्रोवाइड करता है। तो ये सब कुछ भी आपका ब्रिटिश काल में ही कंस्ट्रक्टेड है। तो उस नाग का नाम मुचलिन कहा गया, जो कि एक तरह का ये सरोवर है। तो मुचलिंदा लेक, मुचलिंद सरोवर कहते हैं। तो जितना भी बुद्धिस्ट सर्किट जाते हो आप, तो इस तरह का फ्लैग आपको जरूर लगा, तिब्बतियन फ्लैग, जिसमें ओम मणि पद्मे हो, ओम तारे तू तारे स्वाहा, एक तरह का मंत्रों का प्रिंटेड रहता है। जो लगाने का मेन पर्पस ये रहता है कि अलग तरह की ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, सकारात्मकता इस जगह। तो वहाँ वो जो बाउंड्री बना हुआ देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने 7वां सप्ताह, अंतिम सप्ताह वहीं तपस्या की, जिसे कि राजा यतन कहते हैं। राजा यतन एक तरह का जंगली वृक्ष वहाँ का
नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो उस तरह का पेड़ लगाया गया बर्मा के लोगों के द्वारा, जिसे पाकड़ वृक्ष कहते हैं। बाद में बाउंड्री यहाँ के बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बनाएगी। तो उससे पहले गौतम बुद्ध ने एक सप्ताह करते हुए जो तपस्या यहाँ किया, बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए, तो जिसके कारण उनकी अवस्था काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई, दुबले पतले हो गए, बीमार हो गए। लेकिन उस वक्त भी उनका त्याग और समर्पण कह सकते हैं कुछ इस तरह का था कि फिर भी वो तपस्या में लीन थे। तो 2 बर्मा के व्यापारियों ने, जिनका नाम हुआ तपूसा एंड भल्लिका, गौतम बुद्ध की उस तपस्या को देखते हुए उन्होंने सराहना न की बल्कि खाने के लिए उनको राइस के खनी दिया, जिसे मधुपिंडक कहा गया। तो उन्होंने उसको ग्रहण किया, लेकिन उनके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि महाभिनिष्क्रमण करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक भिक्षु का रूप धारण कर लिया। तो मन में जिज्ञासा और आकांक्षा हुई उनको देने की, तो उन्होंने अपने नाखून और बाल यहीं पे निकाल के दिए थे, जिसके साथ ही 2 मूल मंत्र दिया गया, जो इस तरह से बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरण में आना है, ज्ञान की शरण में आना है, लोगों को कहा गया। बाद में उन्होंने धम्मम शरणम गच्छामि भी यहीं दिया, लोगों को मानवता के धर्म को अपनाकर चलने को कहा गया। तत्पश्चात संघम शरणम गच्छामि यहाँ ना होते हुए सारनाथ बनारस में हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो इंसान किसी भी जाति या धर्म से हो, संघ में होकर, एक होकर, साथ में होकर, संगति में होकर रहने के लिए कहा गया। तो नाखून और बालों को बर्मा में एक जगह है रंगून, जहाँ अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया, बचा के। उसके ऊपर गोल्डन पगोडा बनाया गया। तो बर्मा को लोगों का इस जगह से एक खास रिश्ता रहता है। तो जब कभी आते हैं तो यहाँ पर वो समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। तो आसपास ये स्तूप हैं जो पहले लोग मनोकामना पूर्ण होने पर स्थापित करते थे, लेकिन अब एक तरह का कपड़ा को बांधा जाता है जिसे खादा कहते हैं। तो अशोका काल से गुप्त काल तक इस तरह की प्रथा थी। तो जो कि अब वो पवित्र बोधि वृक्ष देखेंगे, पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहते हैं और वो गौतम बुद्ध बने। बिल्कुल मंदिर के पीछे देखा जाता है बौद्ध धर्म लोगों के लिए सबसे पवित्र और धार्मिक स्थलों में से एक वो पीपल का वृक्ष, जिसे कि पवित्र बोधि वृक्ष कहते हैं। तो अंदर में आपको एक तरह का आसन बना हुआ दिखता है, जिसे कहते हैं वज्रासन ज्ञान स्थली। तो चबूतरे की तरह बनाया गया, सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण हुआ। तो कहा जाता है कि वहीं पे राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठकर पूर्व दिशा में 528 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के पवित्र दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध बने। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, 6th सेंचुरी BC। तो उनका मुद्रा भूमि इस पर था, क्योंकि भूमि को साक्षी मानकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसके बाद उन्होंने पहला सप्ताह तपस्या उसी पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे किया। तो यहाँ का एक्चुअल और ओरिजिनल बोधि ट्री, जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सम्राट अशोक की पत्नी, जिनका नाम हुआ तिष्या रचिता, उनके द्वारा कटवा दिया गया। तो यहाँ का पहला वृक्ष जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सम्राट अशोक की पत्नी, जिनका नाम हुआ तिष्या रचिता, उसने कटवाया। क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जो हुआ उसमें बहुत से लोग मारे गए, तो वो अपने उस तरह से अपने पापों का पश्चाताप करना चाहते थे। बौद्ध धर्म उनको सबसे सरल रास्ता लगा और वो बौद्ध धर्म प्रचार कर रहे थे। तो कटवाने से पहले कहा जाता है उन्होंने यहाँ की शाखा अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को देते हुए श्रीलंका भेजा। तो अनुराधापुर एक जगह है जहाँ वृक्ष को लगवाया जाता है, अभी भी उस वृक्ष को सुरक्षित रखा है। तो फिर से ये बोधि वृक्ष सेकेंड टाइम नेचुरल उसी रूट से फिर से हुआ इसी तरह। तो बाद में बंगाल के राजा शशांक के द्वारा कटवाया गया 6th सेंचुरी AD से 7th सेंचुरी AD के बीच में, क्योंकि उस वक्त लोग बौद्ध धर्म को ज़्यादा अपना रहे थे। तो इस तरह उनको लगा कि हमारे धर्म को आगे चलकर महत्व नहीं मिले, बोधि वृक्ष मेजर कारण हुआ। तो दूसरी बार भी ये कटवाया गया, जो कि 3rd टाइम ये बोधि वृक्ष फिर से हुआ इसी रूट से अपने आप, जो सामने आपको जो दिखता है उसी तरह। जो बाद में जोरों से आंधी तूफान और वर्षा आने के कारण वो ख़त्म और नष्ट हो गया। तो जैसा कि ये मंदिर सालों मिट्टी में दबा रहा, तो इस पूरे एरिया का एक्सकवेशन सर्वे और रिसर्च होने पर किसी भी तरह का सैपलिंग और ब्रांच नहीं मिला। लेकिन वो एक चीज़ उनको पता चला कि श्रीलंका में इसका पेड़ अभी भी सुरक्षित है, जो उनकी पुत्र पुत्री लेके गई थी अनुराधापुर। तो वहाँ से 1880 में 2 रूट का सैपलिंग मंगवाया जाता है, जो एक आपका यहाँ लगा हुआ है, एक सारनाथ में, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो उसी वृक्ष का ये 4थी पीढ़ी कहलाता है, जो 145 साल के आसपास पुराना है। तो पास में ही आपको गौतम बुद्ध का काल्पनिक चरण भी बना हुआ दिखता है, जो सम्राट अशोक ने कल्पना करके बताया, इमेजिनरी। वहीं पर बोधि का पत्ता गिरा, अभी किसी ने देखा नहीं।
यही चरण है जो अशोक ने काल्पनिक कल्पना करके बना। तो दाएं और बाएं पैर का है, दाएं पैर खंडित हो गया। ठीक है सर, ये पकड़ लो। ये किस चीज़ के लिए आप बता सकते हैं? किस चीज़ के लिए था ये? ये गोल्डन फाइल होता है जो चिपकाया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि गोल्डन कलर बुद्धिज्म में लकी मानते हैं। लकी। तो इवेंचुअली बिना जाने चिपकता है आपको, जैसे आपने टच किया, आपको नहीं पता है इसके बारे में, तब वो लकी मानते हैं। लेकिन ऐसे मैंने लगा दिया कि फिर चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। तो यहाँ का ब्लेसिंग आपको लेके जाए, मैं हृदय से आकांक्षा मेरी कामना है। इस पवित्र स्थान को कहते हैं चंक्रमरा स्थल। तो चंक्रमरा का अर्थ होता है चलते हुए साधना करना, जो वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं जिसे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने इस पवित्र बोधि वृक्ष के चारों ओर क्लॉकवाइज चलते हुए, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, यह है ना क्लॉकवाइज, बाएं लेफ्ट साइड में अपना, तो परिक्रमा कर रहे थे 7 दिनों तक, पूरा तीसरा सप्ताह किया उन्होंने। तो उनके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा और सकारात्मकता होने के कारण उनका पवित्र चरण कहीं भी पड़ जाने से वहाँ से कमल प्रज्वलित होता, कमल निकल आता। तो उतने समय तक वो नहीं रह सकता था। सम्राट अशोक के द्वारा जो कि आपका काल्पनिक कमल का चिन्ह बनाया गया, इमेजिनरी करके, समझ रहे मेरी बातों। तो ये सब कुछ आपको खंडित और टूटा हुआ दिखता है। तो ये कंप्लीट नहीं होने के कारण इसी को देखते हुए और रेप्लिका 19 स्टेप यहाँ के लोकल कमेटी ने बनाया, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट का, जिनके द्वारा सब कुछ मेंटेनेंस हो वहाँ यहाँ का। तो जैसे कि लोग बैठ कर ध्यान करते हैं इस तरह बैठ के, तो उसे लोग वॉकिंग मेडिटेशन भी करना पसंद करते हैं नीचे की, लेकिन नीचे की ओर देखते हुए। अच्छा। और वो एक ऐसा मेडिटेशन है, अगर फोकस और कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया जाए और उसमें आपका उस तरह का ऑनेस्टी लेवल नहीं है, तो वो कोई फ़ायदेमंद। अच्छा। और उसका बहुत इफेक्टिव है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है सर, ये 3rd वीक होता है चंद्रमा, ये थोड़ा ठीक है, टच कर लीजिए और ये दोनों जगह नमन कर लीजिए। हाथ जोड़ लीजिए आप, हाथ जोड़ लीजिए और नजदीक हम जो मंत्र बोले उसे रिपीट कर। गौतम बुद्ध के द्वारा 4था सप्ताह तपस्या किया गया, जिसे कि रतन घर का। तो रतन का अर्थ होता है ज्वेलर्स। तो गौतम बुद्ध ने पट्टान अर्थात प्रतित्व समुत्पाद के बारे में गहन चिंतन किया है, तो जिसका अर्थ होता है हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया, कॉज एंड इफेक्ट, एवरी एक्शन हैज़ देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस वक्त न्यूटन थर्ड लोग भी बहुत से लोग कंसीडर करते हैं। तो उस वक्त उनके कंप्लीट बॉडी से 5 कलर रिफ्लेक्ट हुए, रेड, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, येलो। तो इस तरह का कलर पंचशील ध्वज बुद्धिस्ट फ्लैग के रूप में देखा जाता है, जिसके साथ ही 5 पंचशील नियम भी लोगों को दिए गए। चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना और किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन। तो इस तरह बाउंड्री बना के कमेटी के द्वारा बना दिए गए। गौतम बुद्ध का ज्ञान मुद्रा में प्रतिमा स्थापित, तो नमन कर लेंगे। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिमा स्थापित है, जो बंगाल के राजा महिपाल के द्वारा की गई 1000 वर्ष पहले, जो 10वीं सदी का है, 7 फुट का बना हुआ काला पत्थर का। तो गोल्ड शो पॉलिश है, इसीलिए गोल्डन का दिखता है, जो महीने में एक बार जरूर होता है। तो फोरहेड में लगा हुआ डायमंड है, जो बर्मा के राजा ने दान में दिया 1900 मेघवर्मन 1992 में। तो हाथ में क्रिस्टल का भिक्षा पात्र रखा गया है, पीछे क्रिस्टल का चक्र रखा गया और हैलो की तरह जो कपड़े उनको पहनाए जाते हैं, जिससे कि चीवर कहते हैं वैद वृक्ष। तो 1000 वर्ष पुराना है स्टैचू। उससे पहले लोग बोधि वृक्ष की पूजा करते थे, तब से लोग आइडियल वर्शिप करते हैं। तो लेफ्ट साइड जाने का है सर, राइट साइड आने का। ठीक है।
देखो यार ये मेन है बोली ठीक है ना अंदर उसी पेड़ के पत्ता कहाँ दिया यार इधर हम लोग रखता है गिरा वाली। वो नहीं है ये देखो मैग्नेट। तो अभी हम लोग ने महाबोधि टेम्पल विजिट किया है अभी। तो बाकी जो स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू और 80 फीट स्टैचू है अभी उधर हम जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं चाइना टेम्पल विजिट करने के लिए। यह है चाइनीज टेम्पल। यहाँ की कंस्ट्रक्शन 1946 में आए गए बुद्धिस्ट मंक के द्वारा की गई थी। 1997 में इसका रेनोवेशन हुआ और फिर से तैयार किया गया। इस टेम्पल की खासियत यह है कि इसमें बुद्धा की मूर्ति जो 200 साल पुरानी है, जिसे चाइनीज मॉन्क्स के द्वारा लाया गया था और यहाँ पर स्थापित किया गया। तो अभी हम लोग 80 फीट बुद्धा स्टैचू के पास आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं गया की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पर, जो है बिग बुद्धा स्टैचू। बिग बुद्धा स्टैचू गया के टॉप 3 अट्रैक्शंस में से एक है। 80 फीट टॉल स्टैचू जिसमें भगवान बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। यह भगवान बुद्ध के शुरुआती 10 स्टूडेंट उनका स्टैचू बनाया गया है, जिसमें उनके सबसे प्रिय स्टूडेंट अनंत, उनका भी स्टैचू यहाँ पर मौजूद है। इस स्टैचू को तैयार करने के लिए फाउंडेशन स्टोन 1989 में डाला गया था। इस मूर्ति का निर्माण रेड ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन ब्लॉक्स को मिक्स करके किया गया है। पास से देखने पर पता चलता है मूर्ति ब्लॉक से कैसे तैयार की गई है। यहाँ आसपास और भी टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है, जिसमें से चाइना टेम्पल, जापानीज टेम्पल, कर्मा टेम्पल, जो हम पैदल चलकर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग 80 फीट स्टैचू देखकर निकल रहे हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू की ओर। स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू आ चुके हैं। और हम आए हैं लगभग 7 किलोमीटर दूर रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू देखने। रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू तक आने के लिए हमने इलेक्ट्रिक ऑटो किया। तो दोस्तों, ये भारत का सबसे पहला और बड़ा रिक्लाइनिंग स्टैचू है, इसलिए इसे स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू कहा जाता है। ये पोजीशन बुद्धिज्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धा ने उनके अंतिम क्षण में मोक्ष प्राप्ति करने से पहले उसे इसी पोजीशन में बिताया था। इसलिए स्लीपिंग बुद्धा पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन मानी जाती है बुद्धा के जीवन से जुड़ी हुई। जैसे आप रिक्लाइनिंग स्टैचू के पैर पर देख सकते हैं, और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तब इसी तरह उनके पैर पर नक्षत्र बने हुए थे। इससे ये संबोधित करने की कोशिश की गई कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तब ये आकाशवाणी मान ली गई थी कि भगवान बुद्ध जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो आगे जाकर भगवान बनेंगे और आगे चलकर दुनिया को मोक्ष की राह दिखाएंगे। इस स्टैचू का निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया गया। ये स्टैचू 100 फीट लॉन्ग एंड 30 फीट हाई है। ये 2023 को ओपन हुआ और बुद्ध गया के अट्रैक्शंस में से एक है। इस स्टैचू का निर्माण कोलकाता के मूर्तिकारों के द्वारा किया गया। इसका कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू हुआ और 2023 में कंप्लीट हुआ। इस स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू के नीचे मौजूद है एक मोनेस्ट्री। तो अभी हम लोग कर्मा टेम्पल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। कर्मा टेम्पल ये भी काफ़ी फेमस टेम्पल है। यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। मंदिर का आर्किटेक्ट काफ़ी सुंदर है और लोग इस चीज़ को देखने यहाँ आते हैं। और मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की काफ़ी सुंदर मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ के स्कल्पचर्स और यहाँ के डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। तो अभी हम लोग दाइजी की बुद्धिस्ट टेम्पल में, और कर्मा टेम्पल के बाजू में है जापानीज टेम्पल। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। अभी हम लोग जापानीज टेम्पल जा रहे हैं। अभी हम लोग इंडोसन निप्पॉनजी जापानीज टेम्पल में आ चुके हैं। कर्मा टेम्पल और जापानीज टेम्पल विजिट करके अभी हम पहुंच चुके हैं इंडोसन निप्पॉनजी जापानीज टेम्पल के पास। ये टेम्पल जापानीज आर्किटेक्ट का जीता जागता नमूना है। ये गया के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रॉयल भूटान मोनेस्ट्री में। जापानीज टेम्पल के साथ ही बाजू में है रॉयल भूटानिश टेम्पल। इसे रॉयल भूटानिश टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण भूटान के रॉयल फैमिली के द्वारा या किसी भूटान के राजा द्वारा किया गया था। इस टेम्पल में भगवान बुद्ध की 7 फीट की मूर्ति है और साथ ही दीवारों पर क्ले कार्विंग के जरिए बुद्धा की लाइफ को एक्सप्लेन किया है। और हम भूटानिश टेम्पल घूमने के बाद मेटा बुद्धाराम टेम्पल की ओर चल पड़े, जो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। तो अभी हम लोग मेटा बुद्धा टेम्पल आ चुके हैं।
मेटा बुद्धाराम एक थाई टेम्पल है जो थाई आर्किटेक्ट में बनाया गया है। इस टेम्पल का निर्माण स्टेनलेस स्टील और ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा बनाया गया है। टेम्पल के ठीक सामने व्हाइट मार्बल की बहुत खूबसूरत बुद्धा की बड़ी स्टैचू बनाई गई है। ये टेम्पल थाईलैंड के मंदिरों जैसे बनाया गया है। टेम्पल के ठीक नीचे एक मेडिटेशन हॉल है जो डिवोटीज के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है जो मार्बल से बनाई है। ये टेम्पल की खास बात यह है कि सारे स्कल्पचर्स हैंडमेड क्ले और व्हाइट सीमेंट से बनाए हैं। ये टेम्पल सुबह 8 से शाम 6 तक रहता है। अभी हम मेटा बुद्धाराम टेम्पल से जा रहे हैं एक और सुंदर मोनेस्ट्री में, पाट थाई टेम्पल। ये टेम्पल महाबोधि टेम्पल से 700 मीटर की दूरी पर है। बौद्ध गया से बस स्टैंड 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये थाई टेम्पल है, यहाँ का रेनोवेशन चल रहा है, नहीं तो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन 1956 में पूरी हुई थी। इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिक्वेस्ट पर थाईलैंड की सरकार ने पूरा किया था। ये टेम्पल इंडिया और थाईलैंड की मजबूत फ्रेंडशिप को शो करने के लिए बनाया गया था और बुद्धिज्म का प्रचार करने दोनों देशों के भक्तों के लिए टेम्पल दिया गया था। तो ये गया का सबसे सुंदर मोनेस्ट्रीज में से एक है, बट इस समय इसका रेनोवेशन चल रहा है। इस टेम्पल के अंदर एक मेडिटेशन हॉल है जहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस होती है। तो ये आज के लिए यहाँ का लास्ट टेम्पल था। आप हर एक टेम्पल के बाहर देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे काउंटर है जहाँ पर आप की चेन्स ले सकते हो, मूर्तिज ले सकते हो बुद्धा की। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर एक की वॉच परचेज किया है जिसमें बौद्ध गया का प्रिंट बना हुआ है। आज थर्ड डे गया हमें, हम लोग अभी रूम से चेकआउट करके तारा देवी टेम्पल घूमने जा रहे हैं। तो इधर से हम लोग एयरपोर्ट निकलेंगे, तो मिलते हैं। बौद्ध गया की एक और फेमस अट्रैक्शन प्लेस में से एक जिसका नाम है तारा देवी टेम्पल, जो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका निर्माण 2019 में हुआ था। तो ये तारा देवी मंदिर, बहुत जन ने हमें रिकमेंड किया था कि गया के ये विजिट करना चाहिए। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मंदिर है ये। तो चलिए देखते हैं। इस टेम्पल के विजिटिंग आवर्स है सुबह 6 से शाम 5 तक। ये 3 फ्लोर टेम्पल है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर भगवान गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू है। यहाँ पर दलाई लामा के कुछ फोटोज लगाए हुए हैं और एक दार्जिलिंग के मंदिरों में से एक है। यहाँ के लामा लोग गर्मियों में दार्जिलिंग चले जाते हैं और सर्दियों में बौद्ध गया आकर मेडिटेशन करते हैं। 3rd फ्लोर पर है तारा देवी की सुंदर और बड़ी स्टैचू। अब यहाँ पर 2 लामा मौजूद है। यहाँ के मेन लामा और बाकी लामा लद्दाख में जाकर प्रेयर करते हैं। फ्लोर्स पर जाने के लिए स्टेयर्स अंदर से बनाई है। हम अब 1st फ्लोर पर चले जाते और धीरे धीरे 2nd और 3rd पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 1st फ्लोर पर, जहाँ पर मूर्तियाँ हैं बहुत सारे तारा देवी के। छत से लेकर दीवारों तक डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और यहाँ के मंदिर का एम्बियंस अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 2nd फ्लोर पे। हर फ्लोर का डिज़ाइन एक जैसा है और सारे फ्लोर्स पर व्हाइट मार्बल की सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई है। सारे फ्लोर्स पर एक प्रेयर हॉल है जहाँ पर बुद्धिज्म से जुड़ी हुई चीज़ों को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे। यहाँ पर तारा देवी का बहुत बड़ा मूर्ति है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तारा देवी की विशाल स्टैचू है। ये खुले आसमान के नीचे बहुत ही सुंदर लगती है। मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मंदिर को महाबोधि टेम्पल के गाइड ने हमें रिकमेंड किया था और ये रिकमेंडेशन बहुत ही सही थी। ये मंदिर को देखकर वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग गया एयरपोर्ट आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जल्दी पहुँच चुके हैं।
ये टर्मिनल 2 के पास। वापस जा रहे हैं दिल्ली से, ये हमारा फ्लाइट है। फाइनली हम लोग वापस पहुंचे। पहिला फ्लाईटचा एक्सपिरियन्स कसा होता? माझा या फ्लाईटचा पहिला एक्सपिरियन्स खूप छान होता. खूप मजा आली. भीती वाटली फ्लाईटमध्ये? हा, थोडी भीती वाटली, पण नंतर खूप मजा आली. आणि बौद्धगयाला? बौद्धगयाला खूप बरं वाटलं, छान आहे. मग पहिला फ्लाईटमध्ये एक्सपिरियन्स कसा होता तुझा? एकदम छान होता. भीती वाटली फ्लाईटमध्ये? भीती तर वाटत होती, पण नंतर छान वाटलं, मजा आली. आणि बुद्धगयाचा एक्सपिरियन्स कसा होता? खूप छान आहे, शांत वातावरण, खूप जागा छान आहे. तो ये ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.